तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएम इंडक्शन हम लोग बोल सकते हैं, इसको स्टार्ट करने चल रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेटा सिंपल सा मतलब ये है, अगर किसी भी क्लोज्ड कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो लगातार, तो उस कॉइल में अपने आप इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, और अगर वो सर्किट क्लोज्ड है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट भी आता है। अब मैटर ये है कि सर ये कैसे पता चला, तो ये फैराडे साहब के एक्सपेरिमेंट से पता चला। ठीक, इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही जो है वो फैराडे साहब के एक्सपेरिमेंट से होती है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि अगर कोई मैग्नेट किसी भी एक कॉइल के तरफ जा रहा है या उससे दूर जा रहा है, तो उसकी वजह से उस कॉइल में उन्होंने देखा कि अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो रहा है, मतलब उसके अंदर अपने आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। तो उन्होंने कुछ इस तरीके का एक सिस्टम बनाया कि एक मैग्नेट ले लो, मैग्नेट में ऑब्वियस है दो पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ, और ये एक बगल में आप इसके एक कॉइल रखिए, और इस सिस्टम में अगर हम लोग एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे तो ये पता चलेगा कि इस कॉइल में कुछ करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन्होंने एक्चुअली ये लैब में कुछ काम कर रहे थे, मैंने पहले बताया होगा, ये उनसे वो एक्सपेरिमेंट बन नहीं पा रहा था जिसपे वो काम कर रहे थे, तो उनके हाथ में जो मैग्नेट था उन्होंने गुस्से में फेंक दिया था। मैग्नेट को फेंका था और बाई चांस उनकी नजर पड़ी किसी गैल्वेनोमीटर पर, और वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा था। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट तभी होता है जब उसमें करंट फ्लो हो रहा हो। इसका मतलब वो फिर से गए उस मैग्नेट को उठा के लाए, और अब उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब मैग्नेट पास जा रहा है तो भी गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है, जब वो दूर जा रहा है तो भी गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है, बट वो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? तो यही था फैराडे का एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसका जो रीजन बताया, क्योंकि अब आप लोग रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता तो सारी चीजें हैं, ठीक, तो हम लोग उन सब चीजों को अब कनेक्ट कर रहे हैं। उन्होंने जो रीजन इसका ढूंढ के निकाला, वो रीजन ये था कि अगर कोई भी बेटा इस तरीके का मैग्नेट है, तो मैग्नेट में बोलो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ आती है। क्लियर? तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अब आप सोचिएगा, अगर ये मैग्नेट उस कॉइल के पास जाएगा तो क्या कॉइल से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंपल सा मतलब होता है, आप लोग पहले पढ़ भी चुके हो, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सिंपली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इन मैग्नेटिक फील्ड। इट इज एग्जैक्टली लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम एरिया इन वैक्यूम और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, सेम वैसा ही चीज यहां पर है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो अगर हम लोग एक सर्टेन एरिया ले लें तो उस एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं? 4 लाइंस थी लेकिन उस एरिया से सिर्फ 2 पास हो रही हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर कितना होगा? 2 के बराबर। क्लियर? सो मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में अगर कोई एरिया ले लें तो उस एरिया से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं उसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा होता है, या इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर होता है, ये आप सब जानते हैं, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स इसका डायरेक्शन होता है। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला हम लोग बेटा तब लगाते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। If magnetic field is constant field, uniform field, then we apply these two formula for magnetic flux. But if this magnetic field is continuously varying, या अगर ये magnetic field हम बोले variable है, तो we can apply formula magnetic flux is equal to integration of B dot dA. सेम ऐसा कॉन्सेप्ट आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ में भी पढ़ चुके हैं, याद करिए। गॉस लॉ में भी आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया था, एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज इंटीग्रल ई डॉट डीए। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स तो हम लोग समझते हैं। अब जरा ये देखो, अगर ये मैग्नेट इस कॉइल के पास जाएगा तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से होते हुए कर्व होंगी ऐसे, है ना? इसका मतलब अगर मैग्नेट पास में जाएगा कॉइल के, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू दिस कॉइल विल सर्टेनली इंक्रीज।
क्लियर। अगर इंक्रीज होगा यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट में यही चीज को ऑब्जर्व किया कि ईएमएफ जो यहां पर आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, जितना फास्ट चेंज होता है, उसमें ईएमएफ भी उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होता है। क्लियर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पहली बात है, ज्यादा चेंज हो, चेंज होने से मतलब है बढ़ने या घटने का मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पर चेंज होना चाहिए, चाहे बढ़े या घटे, उससे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है। केवल ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ पास लाएंगे बढ़ेगा तभी ईएमएफ आएगा, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर घट भी रहा है तो भी चेंज तो हो रहा है ना। तो हमको यहां पर एम सिर्फ इतना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। चेंज होने का तरीका क्या है कि भाई नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो। वो चेंज कैसे होंगी, या तो आप इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाओ, या तो मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जाओ, या तो कॉइल को मैग्नेट के पास लाओ, या तो कॉइल को दूर ले जाओ, या दोनों को मूव कराओ। बोलो यार, यही तरीके हैं यहाँ पे। तो यहां पर इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैग्नेट मूव कर रहा है या कॉइल मूव कर रही है, दोनों में कोई भी मूव कर सकता है। मतलब यहां पे मैटर है रिलेटिव क्लोजनेस या रिलेटिव सेपरेशन का, कि उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है या बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस कम हो रहा होगा तो बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर वो दूर दूर जा रहे होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ वहां पर आएगा, और यही लॉ कहलाता है आपका फैराडेज लॉ। यही क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज फैराडेज लॉ, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी या डी फाई बाई डी टी। और अगर यही प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन हटा करके हम लोग यहां पर माइनस ले आए तो यही कहलाता है आपका लेंज लॉ। बोलो यार, अगर यही माइनस केवल हम ले आए तो ये लॉ कौन सा कहलाता है, दिस इज नोन एज लेंज लॉ। तो फैराडे साहब और लेंज साहब दो लोगों ने मिल करके ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ बनाया। ठीक, तो जनरली इस फार्मूला को हम लोग फैराडेज लॉ बोलते हैं। और ये जो निगेटिव है, दिस निगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, या आप कह लो इट रिप्रेजेंट्स लेंज लॉ। अब मैं एक एक करके सारी चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, समझिएगा। फैराडे ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैग्नेट पास आता है तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, मतलब कुछ इंड्यूस करंट आ रहा है। अगर ये दूर जा रहा है तो भी उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है, बट वो डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर। तो ये तो उनके एक्सपेरिमेंट से उनको रिजल्ट मिला। ठीक, फिर उन्होंने मैग्नेट को उल्टा किया, साउथ पोल को पास लाए तो भी ऐसा ही कुछ ऑब्जर्व हुआ, साउथ को दूर ले गए तो भी कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व हुआ। तो चार केस में इनका ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। वैसे कभी बोर्ड एग्जाम में पूछा नहीं जाता है कि एक्सपेरिमेंट बताओ, बट अगर आपसे पूछते भी हैं तो उसके रिजल्ट्स पूछेंगे कि ऑब्जर्वेशन क्या है उस एक्सपेरिमेंट का। तो ऑब्जर्वेशन में पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर कोई मैग्नेट कॉइल के पास आता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है, और इस वजह से कुछ ना कुछ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, मतलब वहां पर कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट आया होगा। क्लियर। ठीक, फिर यही सब कंबाइन करके बेटा बनाया गया फैराडे साहब का लॉ, जिसको बोलते हैं फैराडेज लॉ। क्लियर। तो फैराडे लॉ जो है वो आपका दो पार्ट में आप लिख सकते हैं, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक, और तीसरा लॉ जो इसमें ऐड हो जाता है बाद में वो है लेंज लॉ। तो फैराडे का जो पहला लॉ है वो वही थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है इसी एक्सपेरिमेंट का। इफ देयर इज कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil, then there must be some induced EMF in the coil. Simple. मतलब if there is continuous change in magnetic flux of a coil, delta phi b मतलब change in magnetic flux. So if there is change in magnetic flux in the coil, there must be some induced EMF. Clear? And if the circuit is complete, then there must be some induced करंट ऑल्सो। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। दैट वाज फैराडेज फर्स्ट।
दूसरा कहता है द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैंने आपसे कहा था फैराडे के लॉ को हम दो पार्ट में लिखेंगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या है? द इंड्यूस्ड ईएमएफ produced in the circuit or coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux। rate of change कहने का मतलब बेटा ये होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना ज्यादा चेंज हो रहा है। d phi v मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और dt का मतलब टाइम इंटरवल, इनफैक्ट स्मॉल टाइम इंटरवल। क्लियर? इसका मतलब अगर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा ईएमएफ आपको मिले तो न्यूमरेटर बोलो बढ़ना चाहिए और डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। इसका मतलब मैं ये चाहता हूं ज्यादा फ्लक्स चेंज हो कम समय में, या ज्यादा फ्लक्स चेंज हो जल्दी जल्दी। बोलो यार, एक ही बात है। ठीक, तो अगर ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और कम समय में चेंज हो रहा है तो सर्किट का जो ईएमएफ होगा वो ज्यादा होगा, और अगर ईएमएफ ज्यादा है तो ऑब्वियस है सर्किट का करंट भी ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। भाई V प्रोपोर्शनल टू I होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ईएमएफ आएगा, तो बोलो करंट भी आएगा। क्लियर है? ठीक, तो यही था फैराडे साहब का फर्स्ट और सेकंड लॉ। क्या ये एकदम क्लियर है? फिर आता है दूसरा लॉ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेंज लॉ। लेंज लॉ ने सिर्फ ये बताया, लेंज साहब ने, कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है या इंड्यूस्ड करंट आ रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उन्होंने कहा द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट विच अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा या इंड्यूस्ड करंट आएगा उसका डायरेक्शन हमेशा उस वजह का अपोज करेगा। और जरा सोचो, यहां पर अगर हम लोग इनके एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व करें तो आखिर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो क्यों रहा था? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा था। मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले में बोलो तीन चीजें आती हैं, तो उसको चेंज करने के भी तीन तरीके हैं। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एरिया चेंज करो, या फिर एंगल चेंज करो। क्लियर? तीन में से कोई भी एक तरीका, दो तरीका, या तीनों का आपने मिक्सचर बना के अगर कुछ किया है, कोई भी तरीके से अगर तीनों में से कुछ भी एक चीज भी अगर चेंज हो रही होगी तो बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर? तो वही चीज हमको इस पूरे चैप्टर में बस पढ़ना है कि किसी भी सर्किट में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और उसमें इंड्यूस्ड करंट भी आएगा। क्लियर? तो लेंज साहब ने यही बताया जिस वजह से वो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। ठीक, अब यहां पर वजह क्या थी? मैग्नेट का कॉइल के पास आना। अगर ये मैग्नेट कॉइल के पास आ रहा है तभी तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो वजह क्या है, कारण क्या है? यहां पर मैग्नेट का पास आना कॉइल के। क्लियर? तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो उस कॉज का अपोज करेगा। कॉज था इस मैग्नेट का पास आना, तो ये कॉइल अब क्या चाहेगा? इंड्यूस करंट क्या चाहेगा? कि ये मैग्नेट दूर चला जाए। मैग्नेट दूर तभी जाएगा कि अगर ये नॉर्थ पोल आ रहा है तो ये भी नॉर्थ की तरह बिहेव करे। अगर ये भी नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा तो बोलो रिपल्शन वहां पे 100% हो जाएगा। क्लियर? सो अगर ये नॉर्थ है तो दिस एंड ऑफ द कॉइल विल ऑल्सो बिहेव लाइक नॉर्थ पोल, सो दिस विल सर्टेनली बिहेव लाइक साउथ पोल। क्लियर है? तो अगर इस तरफ से देखने पर ये कॉइल का जो एंड है अगर ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है तो क्लॉक फेस रूल भी आपने पढ़ा है। नॉर्थ पोल का मतलब करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस वाले एंड पर बेटा करंट कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। और इधर एंटी क्लॉकवाइज है तो उधर ऑब्वियस है कैसा होगा? क्लॉकवाइज। क्लियर है? तो हमको इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन भी मिल जाएगा यूजिंग विच लॉ? लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या है? क्या ये बात समझ में आई? लेंज लॉ क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, या कई बार बच्चे लिखते हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। गलत है। ईएमएफ कैसी चीज है? स्केलर। तो उसकी डायरेक्शन का कोई मतलब, हाँ ये बता सकते हो कि इस वाले पॉइंट पर हाई पोटेंशियल है और इस वाले पर लो है, ये बता सकते हो, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं होता। बोलो यार, ईएमएफ के लिए डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है? क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप लेंज लॉ समझ में आया होगा। क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ा जाए इसमें। अब देखते हैं, देखिए जरा,
अगली चीज जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं दैट इज मोशनल ईएमएफ। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। मोशनल ईएमएफ का सिंपल सा मतलब ये है कि इस बार हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कराने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे होगा ये कि हम लोग कोई इस तरीके का एक मेटेलिक फ्रेम लेंगे यू शेप का, और इसके ऊपर हम लोग कोई एक यहां पे ऐसी कोई रॉड रखेंगे, कुछ ऐसी एक रॉड रख लिया जाएगा लाइक दिस, और इस रॉड को हम लोग एक स्पीड दे देंगे कुछ v स्पीड। लेट अस सपोज ये इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x के बराबर है और फ्रेम का ये लेंथ l के बराबर है। ठीक, अगर ये रॉड लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो सोचो जो ये एरिया फॉर्म कर रहा है बेटा, ये इस लूप का जो एरिया बन रहा है वो एरिया बोलो डिक्रीज होगा। फ्लक्स के फॉर्मूले में कितनी चीजें आती हैं? 3, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और एंगल। अगर मैं एरिया को किसी भी तरीके से चेंज कर रहा हूं तो बोलो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, है ना, फ्लक्स चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। यानी कि मोशनल ईएमएफ में जो मेन कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते हैं वो क्या है? चेंजिंग एरिया। यहां पर हम लोग एरिया को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराते हैं। क्लियर? अब जरा सोचो, अभी फिलहाल इसका एरिया कितना है? L इंटू एक्स। अगर ये लेफ्ट में आएगा तो ये x घटेगा, अगर ये x घटेगा तो एरिया घटेगा, और अगर ये एरिया घटेगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स ये क्रिएट कर रहा है दैट फ्लक्स विल ऑल्सो डिक्रीज। अगर फ्लक्स डिक्रीज करेगा कंटिन्यूअसली तो बोलो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आएगा। क्लियर है? ठीक, तो हम लोग यहां पे देखते हैं कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस केस इज माइनस डी फाई ओवर डी टी। सो ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई, और फाई का मतलब हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया कितना है यहां पर? एल इंटू एक्स। ठीक, और कॉस थीटा, बोलो यार कॉस थीटा में थीटा कौन सा एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का, बोलो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और अगर ये एरिया है तो आइदर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स, यही डायरेक्शन होता है। अगर इनवर्ड होगा तो थीटा कितना हुआ? 0, कॉस 0 कितना हुआ? 1। अगर एरिया आउटवर्ड हुआ तो कॉस 180 और वैल्यू हुई -1। क्लियर? तो अल्टीमेटली अगर ईएमएफ हम यहां पे निकालेंगे तो वो ईएमएफ या तो पॉजिटिव आएगा या तो निगेटिव आएगा। बोलो यार, और ईएमएफ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, तो हमको वैसे भी उसके सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। बोलो यार, तो इसका मतलब अगर मैं 0 एंगल ले लूं तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। cos 0 1 होता है, इसलिए मैंने उसको लिखा ही नहीं। क्लियर? सो ईएमएफ की जो वैल्यू निकल करके आई दैट इज माइनस बी इंटू ए, और ये बना dx बाई डी टी। dx बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और टाइम के साथ अगर वेलोसिटी इधर है तो बोलो ये x घट रहा है, और अगर ये घट रहा है तो dx बाई डी टी को ही बोलो वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ईएमएफ जो हम लोग को यहां पर मिला, मोशनल ईएमएफ, दैट इज इक्वल टू बी वी एल। कोई डाउट हो तो बताइए। जो ईएमएफ की वैल्यू हम लोग को यहां पर मिली है दैट ईएमएफ इज बी वी एल। ठीक, सो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया? बी वी एल। बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो भी आप वहां मूव करा रहे हो, एंड एल इज द लेंथ ऑफ दिस रॉड। कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, यही मोशनल ईएमएफ का यूज आप करते हो कि अगर वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की और यहाँ पे एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो एरोप्लेन जब मूव करता है तो उसकी ये जो विंग्स होते हैं ना दोनों तरफ, ये जो विंग्स होते हैं, ये विंग्स उसकी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को कट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बोलो यार, अगर ये वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो इस तरीके से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, तो वो इसको कट करते हुए जाएगा। अगर वो इसको कट कर रहा है तो भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंजिंग, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां भी उसके विंग्स के क्रॉस क्या आएगा? मोशनल ईएमएफ। क्लियर है? ठीक, तो मोशनल ईएमएफ का फिलहाल सीधा सीधा फॉर्मूला क्या हो गया? बी वी एल के बराबर।
वेलोसिटी ये कांस्टेंट है। हाँ, इस कंडक्टर की, इस रॉड की जो वेलोसिटी हम लोगों ने कंसीडर किया है वो कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर? ठीक, कोई डाउट हो तो बताओ भाई। अब यही चीज अगर जेई का होता तो वो वेलोसिटी को वेरिएबल कर सकते थे, है ना। देखो बोर्ड्स की चीजों में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दो तो जेई का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब बोर्ड में ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें वेलोसिटी कैसी मानी गई है, कांस्टेंट। अब अगर वो उसको वेरिएबल कर देंगे तो अब यही रॉड तेजी से उधर जाएगी या धीमे धीमे उधर जाएगी, बोलो यार। अभी क्या है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रही होगी तो अपना 2 मीटर पर सेकंड जैसे जैसे चलती चली जाएगी। और अगर वो वेरिएबल हो गया तो या तो तेजी से जाएगी या तो धीरे धीरे जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो वहां पर आपको फिर से वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा। अगर वही वेलोसिटी वेरिएबल हो गई तो आप समझ लो यहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब वो उनका अपना मुद्दा होगा कि वो वेलोसिटी को किसके टर्म्स में देंगे, टाइम के टर्म्स में चेंज करा रहे हैं या इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज करा रहे हैं। भाई v बराबर 2t+3 दिया उन्होंने या v बराबर 2x+3 दिया उन्होंने, ये उनके ऊपर है, ये उनके ऊपर है कि वो कैसा क्वेश्चन बनाना चाहेंगे। क्लियर है? ठीक, फिलहाल अगर बोर्ड लेवल की आप बात कर रहे हो तो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। और अब इसी चीज को अगर हम लोग फोर्स और एनर्जी कंजर्वेशन से एक्सप्लेन करें, फोर्स एंड एनर्जी कंसीडरेशन से या कंजर्वेशन से अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं तो जरा देखिए क्या होगा। अगर ये एक रॉड है PQ रॉड और इस PQ रॉड को हम लोग इस प्लेन में मूव करा रहे हैं, ठीक, ये एक कंडक्टर रॉड है तो इसके अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ठीक। और अगर ये रॉड लेफ्ट में जा रही है तो इसके अंदर के बोलो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भी लेफ्ट में जा रहे होंगे, बोलो भाई। ये जितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे ये भी तो लेफ्ट में जा रहे हैं। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन लेफ्ट साइड in a region where already magnetic field is present, तो क्या ये चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड हो गया? भाई अगर कंडक्टर लेफ्ट में जा रहा है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, वो भी लेफ्ट में जा रहे हैं, सही है। और अगर कोई चार्ज मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगा? फोर्स के डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा कौन सा रूल था? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बोलो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं लेफ्ट में तो करंट किधर मानोगे? राइट में। तो चेक करो राइट में करंट हो गया, थंब किधर है? ऊपर। इसका मतलब ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सभी पर बोलो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और उस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। बोलो यार, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां शिफ्ट हो जाएंगे? तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए ऊपर और सारे पॉजिटिव फिर कहां पहुंचेंगे? नीचे। क्लियर? ये जो रॉड थी, क्या अब ये रॉड पोलराइज हो गई? इसका पॉजिटिव चार्जेस नीचे पहुंच गए और निगेटिव ऊपर पहुंच गए, तो इस रॉड के अंदर अब बोलो अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू निगेटिव एंड। सही है। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ अगर अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रो में कॉन्सेप्ट एक ही है कि अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो फोर्स लगेगा। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और अगर निगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और बोलो फील्ड है ऊपर की तरफ तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा भाई? तो इनके ऊपर एक फोर्स और लग गया डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है, ठीक। और अगर हम लोग रॉड को कांस्टेंट स्पीड से ला रहे हैं तो रॉड का एक्सेलरेशन 0 है, रॉड पर नेट फोर्स 0 है, मतलब रॉड इक्विलिब्रियम कंडीशन में। बोलो यार, ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? मोशनल इक्विलिब्रियम या इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम लोग कह सकते हैं। इक्विलिब्रियम भी दो तरीके का होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम या मोशनल इक्विलिब्रियम। तो अगर ये मूव कर रहा है तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ। क्लियर है भाई? वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0,
फोर्स जीरो, और फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम है। और अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो रॉड का हर एक पार्टिकल, हर एक इलेक्ट्रॉन भी इक्विलिब्रियम में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में है तो इस इलेक्ट्रॉन पर भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो जरा चेक करिए, Fm जो है वो Fe के बराबर होगा। मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है यहां पर चेक करिए QVB, और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है QE के बराबर। सही है, Q से Q हुआ कैंसिल क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, E से E या Q से Q कैंसिल हो गया, और यहां से अपने को वैल्यू मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द रॉड मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। इज दिस क्लियर? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर आ गई है तो रॉड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। भाई ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही टाइप की चीज है, दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। क्लियर? तो इसका मतलब अगर हम लोग इलेक्ट्रो वाला वो फॉर्मूला यूज करें कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, E बराबर माइनस का dV बाई dr, सो dV बराबर माइनस E dr होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, A से B की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, A से B की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इधर, ठीक, तो A और B पॉइंट के बीच में बोलो 100% पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो करती है, ठीक। तो अगर वो A से B की तरफ जा रही है तो ऑब्वियस है कि वहां पर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्लियर? तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर जा रही हैं तो इस रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और दिख भी रहा है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ का पोटेंशियल पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है तो यहाँ का पोटेंशियल निगेटिव है, और अगर पोटेंशियल नीचे पॉजिटिव ऊपर निगेटिव है तो बोलो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा। क्लियर? वही पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं रॉड में, एंड दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू BVL। चेक कर लीजिए, सेम चीज को इस बार हम लोगों ने फिर से डिराइव कर लिया है, लेकिन इस बार जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगाया वो किसका है? फोर्स का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? इस बार हमने फैराडे लॉ से इसको नहीं डिराइव किया, देखो वही सेम फॉर्मूला यहां डिराइव किया था, सेम चीज को फिर से डिराइव कर लिया है, लेकिन इस बार कॉन्सेप्ट किसका लगाया? फोर्स का। पक्की बात है? कोई डाउट इसमें हो तो पहले पूछ लो। क्लियर है बेटा? ठीक। अब देखिए, अगर यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ BVL के बराबर आ गया और मैं रॉड में रेजिस्टेंस मान लूं R के बराबर, इफ वी कंसीडर रेजिस्टेंस ऑफ द रॉड एज R, तो क्या इस रॉड में करंट भी आ जाएगा? यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है V बराबर IR, सो I बराबर V बाई R, सो दैट विल बिकम BVL बाई R। सही है? तो इस रॉड में जो करंट आएगा वो करंट भी हमको मिल गया, ठीक। ये करंट बोलो इंड्यूस्ड करंट कहलाएगा। क्लियर? जो कि किधर से किधर फ्लो होगा, उसके लिए हमारे पास फ्लेमिंग साहब का राइट हैंड रूल है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज होता है इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए। क्लियर है? ठीक। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड बोलो अंदर है, ठीक। और जरा सोचो कि ये जो रॉड है, ये रॉड किधर जा रहा है? लेफ्ट में। तो थंब जो है वो यहां पे मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो अब मिडिल फिंगर किधर रिप्रेजेंट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। चेक कर लीजिए, पहला फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स। और जिधर फोर्स होगा उधर ही मोशन होगा, तो हम बोल सकते हैं मोशन ऑफ कंडक्टर। क्लियर? देन मिडिल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब आप जरा चेक करिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और रॉड जा रहा है लेफ्ट में, तो बताओ जरा इंड्यूस्ड करंट किधर आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर? तो यहां पर जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन आया वो डायरेक्शन आया हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो इस तरीके का कुछ करंट फ्लो हुआ, लाइक दिस। ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा यहां पर, ठीक है, क्लॉकवाइज। फिलहाल अब एक चीज जरा आप मुझे और बताइए, अगर ये एक करंट कैरिंग रॉड हो गया जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है, तो क्या इसके ऊपर फोर्स भी लगेगा? बोलो यार।
फोर्स का कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा। अगर करंट कैरिंग वायर है, रॉड है, तब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई बी एल, ठीक, बी आई एल साइन थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी और करंट की वैल्यू कितनी है? बी वी एल बाई आर। फॉर्मूला क्या था हमारा? बी आई एल साइन थीटा। थीटा कितना होगा यहां पर? 90, साइन 91। तो ये फोर्स का जो वैल्यू मिला, दैट वैल्यू इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। मतलब इतना फोर्स इंड्यूस हो गया। सही है। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल है हमारे पास? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फिर से लगाओ जरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल और मुझे बताओ इंड्यूस्ड फोर्स किधर आएगा? मैग्नेटिक फील्ड बोलो अंदर, इस रॉड में करंट किधर आया? डाउनवर्ड। तो बोलो थंब किधर जा रहा है? राइट। इसका मतलब बेटा इस रॉड पर जो इंड्यूस्ड फोर्स लगेगा, क्या वो राइट साइड में लगेगा? बोलो यार, क्या ये राइट साइड में लगेगा? और अगर ये राइट साइड में लगेगा तो क्या ये लेंज लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सोचो भाई, यहां पे कॉज क्या था? रॉड का लेफ्ट में आना। बोलो यार, क्योंकि रॉड मूव कर रही थी इसीलिए ईएमएफ का नाम क्या है? मोशनल ईएमएफ। मोशन की वजह से ईएमएफ आया तो नाम हो गया मोशनल ईएमएफ। क्लियर? तो रीजन यहां पे था रॉड का लेफ्ट में आना। क्लियर? तो इंड्यूस्ड करंट आया, आते ही उसने क्या प्रोड्यूस किया? फोर्स। और फोर्स किधर की तरफ प्रोड्यूस किया? राइट साइड में। वो राइट साइड में इसीलिए किया ताकि वो होने वाले कॉज का अपोज कर सके। और कॉज यही था कि रॉड लेफ्ट में आ रहा है। रॉड अगर लेफ्ट में आ रहा है और मैं फोर्स राइट में लगा लूंगा तो उसको रोकने की कोशिश करेगा। क्लियर? सो दैट इज एक्सप्लेनिंग विच लॉ? लेंज लॉ। सही है, ठीक। अब अगर फोर्स आया है इस रॉड में अपने आप, तो बेटा कुछ ना कुछ पावर भी इंड्यूस्ड हो गया होगा। ठीक है, फोर्स के साथ पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू, क्या ये फॉर्मूला पता है आपको? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और वर्क का खुद का फॉर्मूला क्या है भाई? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जरा चेक करो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या वेलोसिटी लिख सकते हैं? तो पावर का एक फॉर्मूला बोलो फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। क्या ये समझ में आई बात? बोलो यार, यही v बचा था, ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। इज दिस क्लियर? इतना पावर इंड्यूस हो गया उस रॉड में। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक, तो उसके अंदर ऑब्वियस है कुछ पावर है, क्योंकि अगर वो मूव कर रहा है तो बोलो वो वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है और उसके ऊपर फोर्स लगा है तो वर्क हो रहा है, और अगर वर्क हो रहा है तो पावर होगा कुछ ना कुछ। क्लियर है? सो पावर जो उसके अंदर आ गया, इंड्यूस हो गया, उसका फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर? अब एक चीज और सोचो, अगर ये एक करंट कैरिंग रॉड है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, रॉड का रेजिस्टेंस आर भी है, तो रेजिस्टेंस जिस भी सर्किट में होता है, जहां भी होता है, बोलो हमेशा एनर्जी का क्या कराता है? लॉस कराता है। क्लियर? सो देयर मस्ट बी सम पावर लॉस ऑल्सो। कुछ ना कुछ पावर लॉस भी होगा, और पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर। आई करंट की वैल्यू ये है बी वी एल बाई आर, सो दैट विल बिकम बी वी एल बाई आर का होल स्क्वायर टाइम्स आर। तो जरा चेक करिए, पावर लॉस की जो वैल्यू आई वो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर है? जितना पावर इंड्यूस हुआ था सारा का सारा पावर लॉस भी हो गया। इसका मतलब हम फिर से जीरो बैलेंस पे पहुंच गए। भाई प्रोसेस हमारा जरा सोचो, इनिशियली जब मैंने इस रॉड को लेफ्ट में मूव कराना शुरू किया था v वेलोसिटी से, तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स था, कोई पावर था? इसमें नहीं था। भाई हम तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा दिए ना। अगर कांस्टेंट से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स जीरो। अगर फोर्स ही जीरो है तो वर्क भी जीरो, वर्क जीरो है तो पावर भी जीरो।
कुछ नहीं था, कोई एनर्जी सिस्टम में इनिशियली नहीं थी। क्लियर है? ठीक। लेकिन हमने ड्यूरिंग प्रोसेस हमने उसमें इंड्यूस्ड करंट हम लाए, इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस फोर्स आया, इंड्यूस पावर आया, लेकिन जितना पावर एक्स्ट्रा आया वो सारा का सारा पावर लॉस भी हो गया। इसका मतलब ये जो प्रोसेस है मोशनल ईएमएफ का, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। क्लियर? अगर कोई प्रोसेस के दौरान एनर्जी बढ़ जाए, एनर्जी घट जाए, मतलब वो प्रोसेस एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर पूरे प्रोसेस के दौरान जितनी इनिशियल एनर्जी थी अगर उतनी ही फाइनल एनर्जी है तो वो प्रोसेस फिर एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट हो तो बताइए। पक्की बात है? आगे बढ़ा जाए। ठीक। तो ये हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन था जिसमें हम ईएमएफ को चेंज करा रहे थे, सॉरी फ्लक्स को चेंज करा रहे थे बाय चेंजिंग एरिया। ठीक। अब इसके आगे की बात करते हैं। अगला हम लोग चेंज कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड और फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट। एडी करंट के केस में हम लोग इस बार मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराएंगे। ठीक। तो अगर मान लो ये कोई एक मेटेलिक ब्लॉक है, अगर ये कोई एक मेटेलिक ब्लॉक है और इस मेटेलिक ब्लॉक को हम लोग किसी ऐसे रीजन में रख दें जहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो खुद टाइम के साथ इंक्रीज हो रही हो। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग वेरिएबल ले लें, मान लो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखें कि मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3, ऐसा लिखें। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, बोलो जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ेगी, क्या वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। ठीक। तो ये इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है जहां पर हम लोगों ने एक मेटेलिक ब्लॉक को रखा है इस बार। क्लियर? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड खुद ही चेंज हो रहा है तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक। बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? बोलो यार, ये भी हो सकता है रिड्यूस हो रहा हो लगातार। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होता चला जा रहा है तो फिर से इस ब्लॉक पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, क्योंकि वो कंडक्टर रॉड है तो उसमें इंड्यूस करंट भी आएगा। और यहां पर जो करंट आता है वो सरफेस के, अगर ये मेटेलिक ब्लॉक है तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से आता है। क्लियर है? ठीक। अगर कोई समझो 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ब्लॉक है और वो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है तो इसके परपेंडिकुलर अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, अंदर की तरफ करंट फ्लो होता है। और अगर आप ऑब्जर्व करो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन मान लो देखना है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों ही हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्लियर, और ये ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक, तो आप सोचो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करंट फ्लो होना चाहिए? बोलो यार। और अगर ये ऑलरेडी ऐसा ही है मैग्नेटिक फील्ड तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन तो यही तो हुआ, ये पूरा का पूरा प्लेन इसके परपेंडिकुलर हुआ। क्लियर है? तो जो करंट आता है वो कुछ ऐसा ऐसा आता है। ठीक, ऐसा करंट होता है और वो उसके अंदर तक ऐसे पेनिट्रेट करता चला जाता है। तो हाँ, तो वो कुछ इस तरीके का शेप बनाता है करंट, सरफेस पर होगा और वो अंदर की तरफ ऐसे पेनिट्रेट करता चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके एक कोन टाइप का एक शेप वो क्रिएट करता है। इसी शेप को हम लोग बोलते हैं वर्लपूल, या इसी को एडी कहा जाता है। दिस इज नोन एज एडी और एडीज। एडीज मतलब होता है भंवर, एडी मतलब भंवर। ठीक, तो जो भंवर होता है या भवंडर जिसको बोलते हैं, साइक्लोन टाइप का, तो जब वो आता है वो ऐसे ही इतनी इसी फॉर्म में, वो भी एयर और डस्ट पार्टिकल आसपास जो कुछ होता है सबको ऐसे ऐसे घुमाता रहता है। क्लियर है? देखा होगा आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो में किसी। तो इस तरीके का ही कुछ ये करंट का भी शेप होता है। ठीक, और ये करंट का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि ये उस मेटेलिक ब्लॉक को खूब हीट कर देता है। अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो बोलो टाइम के साथ वो हीट होगा। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा। क्लियर? तो टाइम के साथ वो ब्लॉक क्या होने लगता है? हीट होने लगता है। ठीक, तो ये ब्लॉक, ये एडी करंट इतना ज्यादा होता है कि वो उस ब्लॉक को रेड हॉट तक कर सकता है। और रेड हॉट आपने देखा होगा वेल्डिंग के समय
जो आयरन होता है एकदम रेड हॉट, रेड कलर का दिखाई पड़ता है, क्लियर। तो वो उतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि एकदम रेड हॉट सब्सटेंस हो सकता है। इसका मतलब ये ओवरऑल उस मेटेलिक ब्लॉक में बहुत इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कराएगा, क्लियर है, ठीक। तो एडी करंट जो होता है वो जनरली क्योंकि इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कराता है, इसलिए ये हमारे लिए कैसा है, अनडिजायरेबल है। इसको हम अपने किसी भी सिस्टम में पसंद नहीं करते, लेकिन ये अपने आप आता है, हमारे आपके पसंद करने से तो इसको लेना देना है नहीं, क्लियर। तो कहने का मतलब कोई भी जो मोटर होता है, कोई भी जनरेटर होता है, कोई भी ट्रांसफार्मर होता है, मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर, जो भी बड़े बड़े ये मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर होते हैं, उनमें एडी करंट अपने आप प्रोड्यूस होता है, क्लियर। और अगर एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो वो उस मेटेलिक ब्लॉक को, सब्सटेंस को क्या करेगा, रेड हॉट करने की कोशिश करेगा, हीट करने की कोशिश करेगा। मतलब ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी है उसको हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस कराने की कोशिश करेगा। और अगर हीट के रूप में लॉस हो रहा है तो हम, हमारे लिए अनडिजायरेबल हो गया, तो हम चाहेंगे कि ये मिनिमाइज हो जाए। मतलब जो चीजें सिस्टम में अनडिजायरेबल होती है, जिसको हम पसंद नहीं करते हैं, तो वी ट्राई टू मिनिमाइज दैट। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? क्योंकि वो हमें, हमारे लिए लॉस है ना, एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी मतलब पैसा, ठीक है ना। तो अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो पैसे का वेस्टेज हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वेस्ट हो रही है वहां पे, ठीक। तो आप ऐसे में क्या करोगे, उसको मिनिमाइज करोगे। मिनिमाइज करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, इंसुलेशन करो। कोई भी ऐसी चीज देखो जिसमें से हीट का लॉस होता है तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, ठीक। तो आप उसका इंसुलेशन करो, उसके ऊपर कुछ मेटेलिक कोटिंग कर दो। कई बार मेटेलिक कोटिंग करके भी हम लोग हीट को प्रोटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक। तो ये सब इसके कुछ तरीके हो गए मिनिमाइज करने के, ठीक है। अब वही बात आई कि सर इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर एडी करंट बन ही रहा है तो क्या इससे हम कुछ फायदा भी ले सकते हैं। तो हाँ, दो चार आप इसके एप्लीकेशन के रूप में भी इसको आप यूज कर सकते हो। सबसे पहला एप्लीकेशन बताओ भाई, क्या हो सकता है? किसी भी फर्नेस के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। भाई फर्नेस का मतलब क्या हो गया, भट्टी। तो जहां पे हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए वहां पे हम इस तरह का एडी करंट फिर फ्लो करवा लेंगे, क्लियर। तो काफी जल्दी वो फर्नेस तैयार हो जाएगा। या दूसरा हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का मतलब जब भी किसी सिस्टम में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी डेवलप हो जा रही है तो हम उस एनर्जी को डैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं। डैम्प मतलब उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब एनर्जी बहुत ज्यादा है और हम चाहते नहीं है कि एनर्जी हमारे वो सिस्टम में रहे, तो उस समय फिर हम एनर्जी का क्या कराएंगे, लॉस करवाएंगे, और उसके लिए फिर एडी करंट एक बढ़िया तरीका है, ठीक। बाकी मैग्नेटिक ब्रेक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, हाँ, स्पीडोमीटर्स का जो कॉन्सेप्ट है, वो सब इसी एडी करंट के ही एप्लीकेशंस है, क्लियर, ठीक। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, जो एक इनके बीच का एक पार्ट और था, उसकी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज वो पूरा कंप्लीट ना हो पाता, इसलिए मैंने एडी करंट आपको पहले बता दिया। एडी करंट एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक। थ्योरी में आपको ये पता होना चाहिए कि एडी करंट पहली बात क्या है, डेफिनेशन क्या है, मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, ठीक। तो एक दो एप्लीकेशन उसके हो गए कि भाई कोटिंग कर लो, ठीक, और इंसुलेशन कर लो, वो सब मैंने आप लोग को लिखवाया था, ठीक। और एप्लीकेशन में 3-4 एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। तो फर्नेस हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग हो गया, मैग्नेटिक ब्रेक्स हो गया, या स्पीडोमीटर्स हो गए, इंडक्शन मोटर्स हो गए। सो दीज आर एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट, दैट्स इट, क्लियर। तो आज इतने ही रखते हैं।